चलिए, कल हमने एक क्वेश्चन लिखा था लास्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुमित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपए उधार दिए। ठीक है, मतलब सुमित उधार लेता है किससे? विकास से। कितने रुपए? 6300 रुपए। उसने कुछ और धनराशि मिलाकर, बल्कि दर कितनी है ब्याज की इसमें? 14%। और समय कितना है? 3। ठीक है, ये उधार ली गई धनराशि का ब्यौरा है हमारे सामने। फिर क्या कह रहा है, उसने उसमें कुछ और धनराशि मिलाकर मोहित को उतने ही समय के लिए 16% ब्याज की दर पर उधार दे दिए। मतलब सुमित थोड़ा सा तेज था। सुमित ने क्या करा कि एक तो ये धनराशि और उसमें थोड़ी सी और मिला के किसको दे दिए? मोहित को दे दिए। तो हम प्रिंसिपल कह सकते हैं कि 6300 रुपए में एक्स रुपए और मिला दिए। ब्याज की दर कितनी कर दी उसने? 16%। यानी कि पहले कितनी थी? 14%। अब कितनी कर दी? 16%। टाइम कितना है? टाइम उतना ही है, 3 वर्ष का। आगे बताओ क्या कह रहा है। समय के लिए 16% वार्षिक दर पर उधार दे दिए यदि इस सारे लेन देन में सुमित को 618 रुपए का कुल लाभ हुआ हो। मतलब सुमित ने विकास से उधार लिए थे और सुमित ने मोहित को उधार दे दिए, और लाभ कितने का कमाया? 618 रुपए लाभ। अब लाभ है कैसे कैसे, ये समझो पहले। देखो सुमित ने क्या करा है, सुमित ने पैसे उधार लिए हैं किससे? विकास से। तो कितने परसेंट की दर पे? 14% की दर पे। कितने? 6300 रुपए 3 साल के लिए। उसने क्या करा, उसने सुमित ने यानी कि मोहित को दे दिए 6300 में एक्स रुपए मिला के। ब्याज की दर कितनी कर दी? 16%। ठीक है, समय इसने भी 3 साल का लिया और लाभ कितना कमाया? 618 रुपए का। अब मुझे एक बात बताओ, सुमित ने यहां तो पैसा उधार लिया है। अब उधार लिया है तो ब्याज देना पड़ेगा। कितने परसेंट का ब्याज देना पड़ेगा? 14% का। यहां उसने क्या करा, यहां उसने उधार दिया है। किसको दिया है? मोहित को दिया है। कितने परसेंट की दर पे? 16%। अगर सुमित इसमें पैसे ना मिलाता, अगर हम एक कंडीशन बनाएं कि अगर सुमित इसमें पैसे ना मिलाता, क्या सुमित को कुछ लाभ होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्याज देना है 14% और ले कितना रहा है? 16%। तो लाभ कितने का उठाता? 2% का। अब अगर वो इसमें रुपए ना मिलाए तो उसे कितना लाभ होता? तो हम कह सकते हैं कि 6300 रुपए पर 2% की दर से 3 साल का ब्याज ही तो उसका लाभ होता। कितना हो जाता? 63 दूनी 126, और 126 दिया होते हैं 378 रुपए। मतलब अगर सुमित पैसे ना मिलाता तो उसे ब्याज कितना मिलता? लाभ कितना मिलता? 378। मिला कितना है? 618। ज्यादा मिला है उसे। क्यों मिला है ज्यादा? क्योंकि उसने पैसे मिलाए हैं। अब बताओ, ना मिलाने पे लाभ कितना है? 378। मिलाने के बाद लाभ कितना है? 618। तो अगर मैं इस 618 में से 378 को घटा दूं तो कितना बचेगा? 8 में से 8 घटाएंगे 0, 11 में से 7 घटाएंगे 4, और 5 में से 3 घटाएंगे। तो ये जो 240 रुपए का लाभ है, ये किस पे मिला है? उसके द्वारा मिलाई गई धनराशि पे। अब ये एक बात बताओ, जो वो धनराशि अपनी तरफ से मिलाएगा उस पे ब्याज की दर कितनी रहेगी? 16% रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका वापस तो किसी को देना ही नहीं उसे। तो अब मुझे बताओ, कितनी धनराशि पे यानी कि एक्स रुपए पे 16% की दर से साधारण ब्याज की 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है? 240 रुपए। ठीक है, कट जाएगा नंबर। देखो, 3 अट्ठे 24 और 16 पंजे 80। तो x बराबर कितना आ गया? ये 100 इधर जाके 5 की गुना करेगा, तो x बराबर कितना आ गया? और हमसे भी क्या पूछा है कि उसके द्वारा मिलाई गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो उसके द्वारा मिलाई गई धनराशि कितनी है? x, और x की वैल्यू कितनी है? 5।
तो ये हमारा, अब देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था, अभी तो उसने पूछा है उसके द्वारा मिलाई गई धनराशि बताओ, तो आंसर कितना है 500। हमारे से ये भी पूछ सकता है कि सुमित ने मोहित को कितने रुपए उधार दिए, तो आपको पता है सुमित ने मोहित को कितने रुपए उधार दिए हैं 6300 प्लस एक्स, एक्स बराबर कितना है 500, तो 6300 और 500 कितना हो जाएगा 6800। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि मोहित को उधार दी गई धनराशि कितनी है और सुमित के द्वारा मिलाए गए पैसे कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में 2600 रुपए का 6 से ही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज पूर्ण रुपयों में होगा। पूर्ण रुपयों में होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है और कहने को ये बहुत डिफिकल्ट है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ करना ही नहीं है। आपको पता है प्रिंसिपल कितना है 2600, आर कितनी है 6 से ही 2/, इसको हम क्या लिख सकते हैं 20/3%। समय कितना है, समय हमसे पूछा है और समस्या ये है कि हमें एसआई भी नहीं दिया, क्योंकि ना एसआई दे रखा ना समय दे रखा। अब हमसे पूछा केवल इतना है, उसने ना तो हमसे रुपए पूछे ना कुछ पूछे, हमसे केवल इतना पूछ रहा है कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में 2600 रुपए का 6 से ही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज पूर्ण रुपयों में होगा। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि P इंटू आर इंटू टी बटे 100 बराबर कितना होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 2600, आर कितनी है 20/3, तो मैं ये लिख सकता हूं 20 और बटे में नीचे आ जाएगा 3 और गुना टी और यहां कितना आ जाएगा गुना 100 बराबर किसके होगा ऐसा ही। अब तुम्हें क्या करना है, देखो एक बात बताओ, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है, इस बात को देखो हम यही भी बहुत इजीली सोल्व कर देंगे कि आपको क्या बताना है कि कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में। ठीक है, मतलब पूर्ण वर्षों का मतलब क्या है कि नंबर जो हमारे वर्ष हैं वो दशमलव में नहीं आनी चाहिए, 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष 2 वर्ष 2.25 वर्ष ऐसे नहीं आना चाहिए। हमारा जो वर्ष होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए 1 2 3 4 5। और उसके बाद क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्षों में वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पूर्ण रुपयों में होना चाहिए। पूर्ण रुपयों का मतलब क्या है कि जो ब्याज आना चाहिए वो 100 200 300 400 500 ऐसे आना चाहिए। ठीक है, अब या फिर ये नहीं आना चाहिए 2625 पॉइंट नहीं आने चाहिए, मतलब 100 200 500 नहीं 115 125 भी आ सकते हैं, क्योंकि पूर्ण रुपए का मतलब है 1 रुपया होना चाहिए, पैसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, पैसे नहीं होने चाहिए उसमें, सीधा सिद्धांत है। अब एक बात बताओ, क्योंकि तुम्हें पता है नीचे 3 आ रहा है, 26 है 20 है, ना तो 26 3 से कटेगा ना 20 3 से कटेगा, मतलब मुझे पूर्ण रुपयों में बनाने के लिए यहां से इस 3 को हटाना है। अब मैं कम से कम टी की जगह क्या रखूं जो ये 3 हट जाए 6। कैसे, अगर मैं टी की जगह 6 रखूं तो 3 दूनी 6 कट जाएगा, कट जाएगा। लेकिन अगर मैं टी की जगह 3 ही रख दूं, क्योंकि मुझसे क्या पूछा है कम से कम, अगर मैं टी की जगह 1 रखता हूं तो भी नहीं कटेगा, 2 रखता हूं तो भी नहीं कटता, 3 रखूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा और मेरा ब्याज कितना आ जाएगा 26 दूनी 52, और ये भी पूर्ण रुपयों में आ रहा है। तो यहां तुम एक काम कर सकते हो, देखो या तो ये क्वेश्चन यही हो जाता कि मुझे पूर्ण रुपयों में ब्याज लाने के लिए इस नीचे से 3 को हटाना है, क्योंकि तुम्हें पता है ब्याज बराबर क्या होता है दर गुना समय। दर कितनी है 20/3%। समय मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन मुझे पूर्ण रुपयों के लिए नीचे से इस 3 को हटाना है। तो मैं इसमें किसकी गुना करूं, ये 3 हट जाए तो टी की जगह मैं अगर यहीं पे 3 रख देता तो 3 से 3 कट जाता, 20% बचता, 2600 का 20% तुम्हें पता है 520 बनेगा।
तो ये क्वेश्चन यही हो जाता मेरा। बाकी अगर तुम्हें ये सोल्व करना है तो फिर तुम इसमें सहारा ले सकते हो विकल्पों का। जैसे वहां मिलेगा 3 वर्ष, बी मिल जाएगा 5 वर्ष, सी मिल जाएगा 2 वर्ष और डी मिल जाएगा 1 वर्ष, कुछ भी मिल जाएगा मतलब। तो यहाँ तुम विकल्पों से भी इसका सहारा ले सकते हो कि भाई मुझे सीधा तो देखो वैसे इसमें कुछ नहीं करना था, यहीं पे हम पी की ऐसी वैल्यू रखनी है जो यहाँ से इस 3 को हटा दे तो डायरेक्ट मेरा आंसर आएगा। बाकी अभी तो तुम इसे इस तरीके से यहीं इस वाले को नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक धनराशि को दो भागों में, एक धनराशि को दो भागों में 4:5 के अनुपात में क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया यदि दोनों भागों से यदि दोनों भागों से अर्जित ब्याज का अंतर 4536 रुपए हो, 4536 रुपए हो तो उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धनराशि को दो भागों में 4:5 के अनुपात में क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया यदि दोनों भागों से अर्जित ब्याज का अंतर 4536 रुपए हो तो उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने क्या करा है कि उसके पास कुछ धनराशि थी, उसने उसे दो हिस्सों में बांट दिया और अनुपात कितना कितना कर दिया, 4:5। ठीक है, अब मुझे नहीं पता उसके पास कितनी धनराशि थी, मैंने क्या करा कि पहले भाग पे उसने 400 रुपए उधार दिए और दूसरे भाग पे मतलब मैंने अपने अनुपात में दो दो जीरो लगा दी। ठीक है, अनुपात में हम चेंज कर सकते हैं लेकिन बराबर बराबर चेंज करना है, तो मैंने दोनों तरफ दो दो जीरो लगाई तो बराबर बराबर है। अब मुझे बताओ 400 रुपए पर 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए मतलब ये वाली राशि 4 वर्ष के लिए दर कितनी है 8% और ये वाली राशि 5 वर्ष के लिए और दर कितनी है 8%, मतलब दर दोनों में सेम है। मुझे बताओ 400 रुपए 4 वर्ष में 8% की दर से कितना ब्याज अर्जित करेंगे। 128 कैसे, 8 चौक 32, 32 चौका 128। 500 रुपए 5 वर्ष में 8% की दर से कितना ब्याज अर्जित करेंगे भाई, 5×5 = 25, 25×8 = 200। पहले वाली ने कितना ब्याज लिया 128, दूसरे वाली ने कितने लिया 200। हमें क्या दे रखा है दोनों भागों से अर्जित ब्याज का अंतर, तो अंतर कितना आ रहा है 72, 72 ही है और 72 की वैल्यू कितनी है 4536, कट जाएगा। देखो 9×8 = 72, 9×5 = 45, 9×4 = 36, तो ये आ जाएगा 504। एक की वैल्यू कितनी आएगी 8×6 = 48 और 2 बचा 8 दिया, एक की वैल्यू कितनी है मुझसे क्या पूछा है
उधार दी गई धनराशि, तो उधार दी गई धनराशि मैंने कितनी कितनी बना रखी है, 400 और 500, तो 500 और 400 900, और 900 गुना 63, तो 9 तिया 27 का 7, 9 छिक्की 54 और 2 56। उधार दी गई धनराशि कितनी है, 56,700। साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 5 वर्षों में किसी धनराशि पर 60% की 60% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए ब्याज की उसी वार्षिक दर पर 6250 रुपए 2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज अर्जित करेंगे, ये हो जाना चाहिए क्वेश्चन। देखो, साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में किसी धनराशि पर 60% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए ब्याज की उसी वार्षिक दर पर 6250 रुपए 2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज अर्जित करेंगे। ठीक है, मान लो मेरे पास प्रिंसिपल था कितना, 100 रुपए। ठीक है, 5 साल में इसमें कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 60% की, तो कितना हो जाएगा ये, कि 5 वर्ष में कितना हो गया, तो ब्याज कितना मिला, 60 रुपए। भाई 100 रुपए 160 हो गए, तो 60 रुपए का ब्याज मिला है, कितने साल में, अगर 5 साल में 60 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिला होगा, 12 रुपए का। और दर बराबर क्या होती है, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुना 100, तो 12/100 और गुना, तो ब्याज की दर कितनी आ गई, मतलब जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 12% वार्षिक है। हमसे क्या पूछा है, तो बताइए ब्याज की उसी वार्षिक दर कौन सी, 12% पर 6250 रुपए 2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज अर्जित करेंगे, तो 6250 रुपए 12% की दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज लेंगे, जीरो से जीरो कट गई, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो 125 गुना 12, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 एकम 12 और 3 आंसर क्या आएगा हमारा, 1500।
हो गया। देखो पहले एक नोट लिखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक व्यक्ति क्रम से 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रम से 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर पर धनराशि निवेश करता है। मतलब समय अलग अलग है, ब्याज की दर भी अलग अलग है, ठीक है। यदि प्रत्येक स्कीम के समाप्त होने पर मिलने वाला ब्याज बराबर बराबर हो, मतलब जो उनसे साधारण ब्याज मिला है वो तीनों से क्या है, बराबर बराबर मिला है, कि तीनों से मिलने वाला जो ब्याज है या तीनों से मिलने वाला जो लाभ है वो क्या है, बराबर बराबर मिल रहा है। तो प्रत्येक तो निवेश की गई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो एक नोट करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। यदि मिलने वाला लाभ, ब्रैकेट में लिख लेंगे इसमें ब्याज, बराबर बराबर प्राप्त होता है तो लाभ का अनुपात, तो लाभ का अनुपात निवेश की गई धनराशि के अनुपात के निवेश की गई धनराशि के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती, ब्रैकेट में लिख लेंगे विपरीत होता है, ठीक है। ठीक है, कि यदि मिलने वाला लाभ, और देखो साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो साधारण ब्याज में लाभ क्या होता है, ब्याज होता है, बराबर बराबर प्राप्त होता है तो लाभ का अनुपात निवेश की गई धनराशि के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। इनवर्स बोल देते हैं जिसे हम इनवर्स भी बोल देते हैं, और इनवर्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट, अपोजिट का हिंदी में क्या होता है, विपरीत। तो व्युत्क्रमानुपाती क्या होते हैं, हमारे विपरीत होते हैं, कि भाई लाभ का अनुपात निवेश की गई धनराशि के अनुपात के विपरीत होता है। कि मान लो जैसे सपोज करो कुछ धनराशि किसी निश्चित समय पे किसी निश्चित दर के लिए लगाई गई, उससे मिलने वाले ब्याज का अनुपात अगर तुम्हें देते, ब्याज का अनुपात देते 5:2, और तुमसे पूछ ले धनराशि का अनुपात बताओ, तो धनराशि का अनुपात क्या बनेगा, 2:5। क्यों, क्योंकि भाई जब लाभ बराबर बराबर है तो जो ब्याज का अनुपात आएगा उसके उल्टा क्या होगा, धनराशि के अनुपात के बराबर आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हमें पता है कि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है दर गुना समय, कि ब्याज बराबर कितना होता है, दर गुना समय। ये हम शुरू से लास्ट तक पढ़ते हुए आ रहे हैं इस चीज को। अब एक व्यक्ति ने 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए, मतलब उसने 3 स्कीमों में निवेश किया है, पहली, दूसरी और तीसरी। भाई पहली स्कीम के लिए कितने वर्ष के लिए, दूसरी स्कीम के लिए कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, और तीसरी स्कीम के लिए 12 वर्ष के लिए। मतलब समय कितना कितना है, 6, 10 और 12। ब्याज की दर कितनी कितनी है, 10, 12 और 15। मतलब पहले वाले के लिए 10, दूसरे वाले के लिए 12 और तीसरे वाले के लिए 15। तो इन तीनों से मिलने वाला ब्याज क्या होगा, 60, 120 और 180। क्यों, क्योंकि ब्याज बराबर होता है दर गुना समय। तो अगर मैं दर की समय में गुना करता हूं तो 60 रुपए मिल रहे हैं, 12 ढाई 120 मिल रहे हैं, और 12 15 180 मिल रहे हैं। कट जाएंगे नंबर, 60 एकम 60, 60 दूनी 120 और 60 दिया, तो ब्याज का अनुपात कितना मिला, 1:2:3। और मुझे पता है कि जब, देखो ये लाइन हमारी है कि वार्षिक धनराशि निवेश करता है तो प्रत्येक स्कीम से मिलने वाला ब्याज बराबर बराबर है, तो निवेश की गई राशि का अनुपात बताना है। और जब ब्याज बराबर बराबर मिलता है तो ब्याज का अनुपात का उल्टा राशि के अनुपात होता है। अब ब्याज का अनुपात कितना है,
1:2:3। तो धनराशि का उल्टा, धनराशि का रेशो क्या आएगा? 3:2:1 नहीं आएगा। देखो इसमें अगर दो संख्याएं हैं तो अपोजिट कर सकते हो, इसमें डायरेक्ट अपोजिट नहीं कर सकते आप कि 1:2:3 का उल्टा 3:2:1। तो इसमें जो अगर हमें विपरीत निकालना है तो जैसे ये फर्स्ट वाली स्कीम, ये सेकंड वाली स्कीम और ये थर्ड वाली स्कीम। मान लो मुझे फर्स्ट वाली स्कीम निकालनी है तो बाकी के दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करो, तो 2×3=6 रेशो। सेकंड वाली निकालनी है तो बचे हुए दोनों, तो 3×1=3। थर्ड वाली निकालनी है तो 2×1, तो धनराशि का अनुपात कितना आएगा मेरा? 6, 3 और 2। अगर दो नंबर होते तो हम डायरेक्ट पलट देते हैं, लेकिन तीन को अगर व्युत्क्रम निकालना है तो जो धनराशि आपको निकालनी है उसको हाइड करो, बाकी दोनों की गुणा करो। कहां कटेंगे ये बताओ, किससे काटोगे? ऐसे कैसे? अलग अलग नंबर से नहीं कटते, अनुपात हमेशा सेम नंबर से कटते हैं। जैसे यहां हमने 60×60 करा, 60 से ही 120 को काटा 2 बार, और 60 से ही 180 को 3 बार काटा। तो अनुपात अगर नंबर कट रहे हैं तो सेम नंबर से कटने चाहिए। ना मैंने करा। नेक्स्ट लिखो, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने दो बराबर धन एक व्यक्ति ने 8% तथा 7% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दिए। पहले वाला धन दूसरे वाले धन से दूसरे वाले धन से 6 माह पहले चुका दिया गया। 6 माह पहले चुका दिया गया यदि व्यक्ति को प्रत्येक से 560 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हों। ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हों तो उसके द्वारा प्रत्येक को दिया गया धन कितना था? देखो करके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने दो बराबर धन 8% तथा 7% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दिए। ठीक है, यहां देख लो, पहले वाला धन दूसरे वाले धन से 6 महीने पहले चुका दिया गया यदि व्यक्ति को प्रत्येक से 560 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हो तो उसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया धन कितना था। अब ना तो हमें यहाँ पे समय दिया, ना हमें दिया मूलधन, लेकिन एक बात कह दी कि दोनों से मिलने वाला जो ब्याज है वो क्या है? बराबर है। यानी कि भाई यही तो कह रहा है कि प्रत्येक से 560 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, मतलब पहले वाले ने भी 560 रुपए दिए और दूसरे वाले ने भी 560 दिए। तो यानी कि हमें एक बात पता चल गई इस क्वेश्चन से कि भाई मिलने वाला जो ब्याज है वो क्या है? बराबर है दोनों केस में। और जब मिलने वाला ब्याज बराबर है तो आपको पता है एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब दो लोगों को दिया है, दोनों का ब्याज बराबर है तो हम भी कर देते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि भाई एक ने 6 महीने पहले ब्याज चुका दिया, तो यानी कि अगर मैं ये कहूं कि P रुपए, आर कितनी है
एक ने 8%, एक ने, तो इसने 8% पे दिए। कितने समय के लिए दिए? मैंने कहा T-1/2 कह सकते हैं। कैसे? कि भाई T टाइम था, लेकिन उसने 6 महीने पहले दे दिया, तो T-1/2 रहा होगा, बटे बराबर इसने कितने कितने समय के लिए दे दिए भाई? प्रिंसिपल, क्योंकि बराबर धनराशि है तो दोनों का प्रिंसिपल बराबर रहेगा, इनटू आर कितनी है इसकी? 7। क्योंकि इसने 6 महीने पहले दिया था तो टी में से आधा कम कर दिया, इसने टी समय में ही वापस किए होंगे, और अपोन में 100 से टी से 8 की गुना टी में करोगे, -8 की गुना 1/2 में करोगे 4। भाई 8 की गुना 1/2 में करोगे तो 8 का गुना आधा कितना होगा? 4 ही होगा, बराबर 7 की गुना टी में करोगे 70। अब इस 4 को इधर लेके जाओ, 70 को उधर लेके जाओ, तो 80 माइनस 70 बराबर किसके? तो 8 टी में से 70 गया, तो टी बराबर कितना आ गया? और टी हमने क्या माना है? समय। तो टी बराबर कितना है? 4 वर्ष। अब क्योंकि मुझसे तो टी तो पूछा नहीं गया, मुझसे तो पी की वैल्यू पूछी है, तो तुम्हें पता है प्रत्येक के दिया गया धन कितना था और ब्याज के रूप में कितने मिले हैं? 560 रुपए। तो अगर अब पी की वैल्यू कितनी आ गई? अगर मैं इस क्वेश्चन में अपने साधारण ब्याज को और टी को रख दूं तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। कैसे? कि प्रिंसिपल मुझे बताना है, आर कितना है? 7, टी कितना है? 4 बटे, और बराबर किसके? 560 के। 7 चौक 28 दूनी, पी बटे 100 बराबर किसके? 20 के। और पी बराबर किसके? प्रत्येक को दिया गया धन कितना कितना था? 2000। सच में? हाँ सही कह रहे हो। लिखो क्वेश्चन। एक आदमी ने बैंक से 6000 रुपए उधार लिए। 4 वर्ष बाद वह 2500 रुपए बैंक को लौटा देता है, तथा 5वें वर्ष के अंत में 4550 रुपए देकर अपना सारा उधार चुका देता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आदमी ने बैंक से 6000 रुपए उधार लिए। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद एक सवाल और आएगा ऐसा, वो खुद करोगे तुम। तो एक आदमी ने बैंक से 6000 रुपए उधार लिए, 4 वर्ष बाद वह 2500 रुपए बैंक को लौटा देता है, तथा 5वें वर्ष के अंत में 4550 रुपए देकर अपना सारा उधार चुकता कर देता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या कीजिए? देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में जब भी बीच में पैसे लौटाए जाते हैं ना, वो हमेशा मूलधन में से कम होते हैं, ठीक है? ब्याज का इस पे कोई असर नहीं पड़ता। अब तुम्हें पता है साधारण ब्याज जो है वो किस पे लगता है? वो हमेशा मूलधन पे ही लगता है, जब ब्याज से उसका कोई मतलब नहीं होता। तो तुम मुझे बताओ, एक आदमी ने बैंक से 6000 रुपए उधार लिए, 4 वर्ष बाद वह 2500 रुपए बैंक को लौटाता है, मतलब 4 साल तक जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा? 6000 पे। अब हमें ना तो दर दे रखी इसने कि भाई कितना लगेगा कितना नहीं, तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है पहले वर्ष जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, कितना लगेगा हमें नहीं पता,
ठीक है। दूसरे वर्ष किस पे लगेगा? 6,000 पे लगेगा। कितना लगेगा हमें नहीं पता। तीसरे वर्ष 6,000 पे लगेगा। और चौथे वर्ष भी 6,000 पे लगेगा। लेकिन चौथे वर्ष में उसने क्या करा? चौथे वर्ष में उसने बैंक को 2,500 रुपए लौटा दिए। मैंने बताया कि अगर बीच में पैसा लौटाया जा रहा है तो वो मूलधन में से कम हो जाएगा। अब 4 वर्ष में उसने 2,500 लौटा दिए, तो 5वें वर्ष में जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा? वो लगेगा 3,500 रुपए पे। और उसने क्या करा? 5वें वर्ष के अंत में 4,550 रुपए देके, मतलब यहां उसने कितने दिए? 4,550 रुपए देके अपना सारा कर्ज चुका दिया। ठीक है। अब मुझे बताओ उसने टोटल बैंक को कितने वापस दिए? 0, 5, 10 और 7,050। लिए कितने थे? 6,000। तो ब्याज कितना दिया उसने? 1,050 का। अब होता क्या है कि जब एक इसमें एक दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, जब आप बीच में पैसा लौटाओगे तो आपको पता है 5 साल में तुमने 1,050 रुपए दिए हैं, लेकिन ये 1,050 रुपए बराबर बराबर डिवाइड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पहले 4 साल तक तो ब्याज लगाए 6,000 पे और आखिरी साल में ब्याज लगाए 3,500 पे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ ब्याज कुछ और रहा होगा, यहाँ ब्याज कुछ और रहा होगा। लेकिन हम इसमें कैलकुलेट तो कर नहीं सकते कि कहाँ कितना लगाए। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसे हम पूरा 1 साल का ब्याज मान लेते हैं। ठीक है। और हम क्या करेंगे, अपने मूलधन को जो भी ब्याज लगा है उसे क्या कर लेंगे? प्लस। कि पहले साल 6,000 पे कुछ ब्याज लगा, दूसरे साल इस 6,000 पे कुछ ब्याज लगा, तीसरे साल इस पे, चौथे साल इस पे। तो 6 चौक 24। टोटल कितना हो जाएगा मेरा? 27,000। मतलब 27,500 पे मैंने टोटल ब्याज कितना दिया? 1,050। तो दर बराबर क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुना 100। तो मैंने बताया ये मेरा 1 वर्ष का ब्याज है। किस पे? 27,500 पे। तो 1,050 बटे 27,500 गुना 2 जीरो से, तो जीरो कट गई, कट जाएगा नंबर। किससे कटेगा? 25। 25 एकम 25 और कितना बचा? 25 एकम 25। 25 चौका 100 और 25 दूनी 50। 11 किया 35 और 7 40, 9 बटे। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? 3 सही 9/11। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपए का कर्ज लिया। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 रुपए वापस कर दिए तथा 5वें वर्ष के अंत में 5,450 रुपए देकर अपना कर्ज चुकता कर दिया। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? कि आपको पता है साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपए का कर्ज लिया गया है। ठीक है। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को कितने रुपए लौटाए? 3,000। यानी कि 7,000 पर
3 साल तक ब्याज लगा होगा, कितने रुपए हो गए? 21,000। और कितने वापस करें यहाँ पे? 3,000। तथा 5वें वर्ष के अंत में, अब 5वें वर्ष के अंत में यानी कि कितने रह जाए? अब देखो 7,000 में से 3,000 तो जमा हो गए, अब कितने बचे? और इस पे कितने दिन ब्याज लगेगा? 2 साल तक, क्योंकि चौथे साल और 5वें साल। तो 4 दूनी 8,000, तो टोटल कितने हो गए? 29,000। यहां कितने वापस करे उसने? 5,450। कितने हो गए टोटल? लिए कितने थे? दिए कितने हैं? 8450। यानी कि ब्याज कितने का दिया? 1450 का। किस पे? 29,000 पे। गुना 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 29 पंजे 145। तो यहाँ आप डायरेक्ट जितने भी दिन तक उस पे ब्याज लगाए वो सारा का सारा कैलकुलेट करते रहो, एक बार में फिर उसे जोड़ के सोल्व कर दो। ठीक है, एक सवाल और करें। चार वर्षों में 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2210 रुपए 2210 रुपए लिख लिया के देय ऋण को चुकता करने के लिए कितने रुपए का बराबर बराबर वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। ये साधारण ब्याज की किस्तों पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। हाँ जी भाई, बराबर बराबर भुगतान करना है ना वार्षिक, तो वार्षिक किस्तों की वो बतानी है मुझे कितने रुपए की पड़ेगी ईएमआई। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, मैं करा ही देता हूं। 4 वर्षों में 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2210 रुपए का दे ऋण। देखो सबसे पहले तो ये 2210 क्या है? ये 2210 मेरे लिए काम करेगा अमाउंट यानी कि मिश्र धन, क्योंकि यही तो कह रहा है कि 4 वर्षों में 7% दर से 2210 रुपए के देय ऋण को, मतलब 4 साल बाद इतना हो जाएगा, चुकता करने के लिए कितने रुपए की बराबर बराबर वार्षिक किस्तें देनी पड़ेगी। ठीक है, देखो जब भी आपको किस्तों वाला क्वेश्चन करना है, मैंने मान लिया कितने वर्षों की बात कर रहा है? 4। ठीक है, तो मैंने मान लिया मेरी प्रत्येक किस्त कितने की? 100 रुपए की। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मिश्रधन कितना हो रहा है? 2210 रुपए। किस्त कितनी कितनी है? 100 रुपए। अब अगर मैं ये वाली किस्त यहां ना देके यहां दूं, तो इस पे क्या लग जाएगा? ब्याज लग जाएगा। कितने दिन का लगेगा? 1 साल का। भाई यहां तीसरे साल पे देनी थी किस्त, लेकिन यहां ना देके मैंने चौथे साल में दी है, तो इस पे 1 साल का ब्याज लगेगा। और 1 साल में ब्याज की दर कितनी है? 7%। तो 100 रुपए पे 1 साल में ब्याज लग के कितने हो जाएंगे? भाई 7 रुपए का ब्याज लगेगा। भाई 100 रुपए पे 7% की दर से ब्याज कितना? 7 रुपए का। तो 100 रुपए पे 7 रुपए का ब्याज लग जाएगा, तो 107 हो जाएंगे। अगर दूसरी किस्त को यहां ना देके यहां दूं, तो इस पे कितने दिन का ब्याज? 2 साल का। 207 का नहीं भाई, ये किस्त मुझे यहां देनी थी, दे कहां रहा हूं? यहाँ पे। तो 1 साल का ब्याज ये, 1 साल का ब्याज ये, तो 100 रुपए पे 7% की दर से 2 साल का ब्याज कितना? 207 कहां से आ गया मेरे भाई? 100 रुपए पर 7% की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा? 14 रुपए होगा। 100 रुपए की किस्त थी, 14 रुपए ब्याज के हो गए, कितने हो जाएंगे? 114 हो जाएंगे। अगर पहले वाली किस्त को भी मैं आखिरी में उठा लाऊं,
तो इस पे ब्याज कितने दिन का लगेगा? 3 साल का। और 3 साल में 100 रुपए पे कितना ब्याज हो जाएगा? 21। और 100 रुपए की किस्त थी, 121 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरा कि मैंने अगर किस्तों को टाइम पे ना लौटा के चौथे साल में ही होता तो ये मेरे लिए मिश्र धन का ही तो काम करेंगे। कि ये कितने हो जाएंगे अब? 7 4 11 और 1 12, 1 और 1 2 और 2 4, 1 2 3 4, 442 रुपए, इतना ही बनेगा। और मेरे अकॉर्डिंग मिश्र धन कितना आ रहा है? 442। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 2210। तो 442 की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू कितनी आएगी यहां से? देखो इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो इसका डबल दिख रहा है ये। तो 221 एकम, 221, 221 दूनी 442। दो की वैल्यू 10 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अगर एक की वैल्यू 5 है तो मुझे क्या बताना है? किस्त बतानी है। कितने कितने की थी? 100 की थी। अब एक अगर 5 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा? 5 गुना 100, यानी कि प्रत्येक किस्त का मान कितना है? 500 रुपए। ठीक है, छोड़ दें। चलिए ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। साधारण ब्याज का जो चैप्टर है हमारा यहाँ आके समाप्त हो जाता है। हमने इसमें किस्त वाले क्वेश्चन, गुना वाले क्वेश्चन, अलग अलग ब्याज की दरों वाले क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन, कुछ आपके एच डी यादव के तो सारे के सारे ही क्वेश्चन हो गए हैं। आशा करता हूँ यहाँ से आपकी एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने चैप्टर पहले टाइप से लेके आखिरी, या फिर हम कहें फर्स्ट वीडियो से लेके आखिरी वीडियो तक अगर आपने चैप्टर देखा है तो गारंटी है आप किसी भी एग्जाम में साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।